तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया से ग्रामर के पोर्शन को पढ़ रहे होंगे, जिसमें टेंस, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने ढंग से तैयारी करा होगा और बढ़िया मज़ा भी आ रहा है। बहुत बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है, और थोड़े बहुत बच्चे परेशान हैं प्रोज और पोइट्री को लेकर के। पोइट्री हमने ख़त्म करा, एमसीक्यू हो चुका है, बाकी सब्जेक्टिव का धीरज रखो, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। आज की इस क्लास में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। किसको कंप्लीट करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। बिल्कुल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग इसको इसमें आज फाइनल कर लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाओ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो ये देखो, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? ये तो करता है रिप्रेजेंट टाइम को, और ये कंटिन्यूअस का मतलब होता है इन प्रोग्रेस। इन क्या बेटा? प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? मतलब जो जारी हो, समझ रहे हो। और टेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? वर्ब से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्शन की, इसकी बात कर रहे हैं एक्शन की। यानी कि अब यहाँ से समझ जाओ कितना डेफिनेशन आपके लिए आसान हो गया। यानी कि जो एक्शन प्रेजेंट में क्या हो बेटा जी? जारी हो। बड़े ध्यान से फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा बाबू? कि जो एक्शन कहा प्रेजेंट में, कहा प्रेजेंट समय में क्या होगा? जारी होगा, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? तो क्या कहानी यहाँ कि इट सोज, ये दर्शाता है, इट सोज, ठीक है, इट सोज अ कंटिन्यूइंग एक्शन किसका बेटा? ऑफ प्रेजेंट टाइम लिख सकते हो, केवल प्रेजेंट। तो ये दर्शाता है किसको? एक कंटिन्यूइंग एक्शन को। कंटिन्यूइंग एक्शन किसको कहते हैं? जो क्रिया क्या है बेटा? जारी है। कहा? तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसको थोड़ा कर देते हैं कम और लिख लो इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में, इन द कहा? प्रेजेंट। तो जो वर्तमान समय में, वर्तमान में जो क्रिया, कैसी क्रिया? कंटिन्यूअस क्रिया, उसी को शो करता है कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन शो करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो राजा, यहां तक तुमको तो दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब दूसरे लेवल की जब हम बात करते हैं तो अपने सामने आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कि इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप देखना ध्यान से। इज हो, एम हो या आर, ये हेल्पिंग वर्ब होंगे और इनके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ होगा। अब बच्चा मेरा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ क्या है? तो इसका मतलब है वर्ब वन में ही क्या जोड़ दिया जाता है? आईएनजी। तो क्या बन जाता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसके बाद जो बाबू दूसरे नंबर पे कहानी आती है, तीसरे नंबर पे सॉरी, वो अपनी कहानी आती है किनकी? स्ट्रक्चर्स की। किनकी कहानी आती है? स्ट्रक्चर्स की। तो पिछला बार मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको कि एक स्ट्रक्चर को बाबू हम लोग कितने में चेंज कर सकते हैं? तो हम लोग चेंज कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर को 6 तरीके से हम लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से हम आसानी से उस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, है ना। और हमने 6 कैसे कैसे आपको बताए थे लिखना। जैसे एक, सब्जेक्ट के बाद पूरे को रख दो, इज, एम, आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स, ठीक है जी। दूसरा में क्या रखना है? तो सब्जेक्ट रखो। एक काम करते हैं ना, इज एम आर को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, इज एम आर को हम मान लेते हैं क्या? तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स, ठीक है। ये एक्स है, गलत नहीं है, इसको क्रॉस मत मान लियो, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? एक्स आ गया प्लस। अब इसके आगे हमें क्या जाना है इसके बाद बाबू? तो हमें लगाना है नॉट,
के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स। चलो जी, तीसरा क्या बनाओगे? तीसरा में ये जो एक्स भाई साहब है, ये जो एक्स भाई साहब है, हेलो सुन रहा है ना तू, ये जो एक्स भाई साहब है वो बाहर आ जाएंगे और बाकी क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब फोर और यहाँ क्या लग जाएगा? अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है बेटा जी। चलो जी, चौथा में क्या होगा? ये एक्स भाई साहब जहाँ है वहीं रहेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाएगा? नॉट, के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड के बाद क्या जुड़ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप पांचवा जो बनाओगे, पांचवा आप कैसे बनाते हो? WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हो और इसमें 3 नंबर वाला लाके ऐड कर देते हो, क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर कैसे लिखते हो? तो WH में बेटा जी चौथा नंबर लाके स्ट्रक्चर ऐड कर देते हो तो 6 बन जाता है। कितना बन जाता है? 6। तो आपके कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 6 हो गए, है ना। अब इसी पे आप अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आप बात करते हैं किनकी बाबू मेरे? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बड़े ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि सी इज स्लीपिंग, स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही है। इसका हिंदी क्या हुआ? वो अभी, अच्छा सोई हुई है, ये भी कर दोगे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, सोई हुई है। या कोई कहेगा वह अभी या इस समय सो रही है, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आया? इसको आप कितने में ले जा सकते हो बाबू? तो इसको आप चेंज कर सकते हो टोटल कितने में? 6 में, जो हमने आपको बताया है। और ये आप खुद से करिएगा। कैसे करिएगा? खुद से करिए। कैसे? सी इज स्लीपिंग नाउ, सी इज नॉट स्लीपिंग नाउ, इट्स सी स्लीपिंग नाउ, इट्स सी नॉट स्लीपिंग नाउ, Why is she sleeping now? Why is she not sleeping now? बात समझ में आ गई। और बाकी क्वेश्चन टैग में आपने पढ़ लिया था कि एम के साथ अगर नॉट बनाते शॉर्ट फॉर्म तो आरंट बनता है, आर के साथ भी आरंट बनता है और इज के साथ इजंट बनता है। तो आप शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई लफड़ा, कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न से हम लोग खेलते हैं। कैसे खेलते हैं बेटा? जरा ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, समझिए जरा, कि मैं सो रहा हूं या मैं सोया हुआ हूं, सोया हुआ हूं, है ना। अच्छा, यहाँ चिल्ला रहा है कोई, सर इसको ऐसे कर दो। चलो ठीक है, मैं सोया हुआ हूं तो क्या करे बाबू? क्या बना दे? आई एम स्लीपिंग। आई एम क्या? स्लीपिंग। तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी इसमें कहाँ टेंशन वाली बात है? बिल्कुल, तो आपने सही बनाया। मैं सोया हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ। अगर मैं खड़ा हूँ का बनाना हो तो आई एम स्टैंडिंग, बात खत्म। अब जो रहा है रही है वाले के चक्कर में होता है वो टेंशन में होता है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में मग्न हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में रमा हुआ हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में व्यस्त हूँ, बस में मेरा अंग्रेजी पढ़ाना जारी है। तो ये सारे सेंटेंस एक ही हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब जिसको रोग होगा, रहा है रही है वाला, वो टेंशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा? वो चला जाएगा टेंशन में। आपको नहीं जाना है टेंशन में, ठीक है। तो ये सेंटेंस खूब कायदे से देखो, मैं सोया हुआ हूं तो हम क्या बना देते हैं? आई एम स्लीपिंग। लेकिन बेटा लॉजिक जरा इसमें लगा के सोचो। एक बात बताना खूब अच्छे से सोच के, कि जो आदमी सोया हुआ हो, जो सोया हुआ हो, अगर वो बोल रहा है आई एम स्लीपिंग, तो बताओ सोया है कि जगा है? अब आप सूत गइल बड़ो, तरह से कोई पूछे तो सूतल बड़ा हो, तो जगे हो तो भाई बोलोगे, नहीं जगे हो, सोए हो तो कुछ बोलोगे नहीं। सोया हुआ आदमी थोड़े बोलता है भैया। बात समझ में आया? तो ये लॉजिकली क्या है? गलत है। हाँ, मैं लेटा हुआ हूं ये आप बोल सकते हैं, आई एम लेइंग। आप ये बोल सकते हैं कि मैं लेटा हुआ हूं, सही है, लेकिन मैं सोया हुआ हूं ई तबाबू सही नहीं होगा। अच्छा, इसी पर मैं बच्चा सबको ये पढ़ाता हूं कि बच्चा अगर लिखा है राम एक लड़का है, बड़ी लोग पढ़ाता है, राम एक क्या है? लड़का है।
अब जरा देखो, सोच के देखो, तो बच्चा बना भी देता है कि गुरुजी राम इज अ बॉय। ये राम और सीता वाली अंग्रेजी ना बड़ी पुरानी ट्रेडिशनल है, और लोग लिख भी देते हैं राम एक लड़का है। तो इसमें जरा लॉजिक लगा के तुम सोचो, फिर हम लोग चलेंगे आगे की कहानी पे। लॉजिक लगा के बेटा जी जरा सोचो कि अगर तुम सोहन हो, रोहन हो, मोहन हो, या लड़की में कुछ भी हो, सुनीता, अनीता, रोमा, कुछ भी हो, अगर आप किसी के सामने जाके कहो कि मैं, मतलब मैं लड़का हूं, तो सामने वाला कहेगा एक शौक बा, लड़का बा कि लड़की, जो मेडिकल में चेक करा ले। अरे तो राम से ही पता लग गया कि राम एक लड़का है, तो हम काहे कहेंगे राम एक लगा है? इसका लॉजिक ही नहीं बनता है। और लोग धड़ल्ले से लिखते जाते हैं, अरे हाँ राम एक अच्छा लड़का है, राम एक तेज लड़का है, ये आप कह दीजिए, एक तेज स्टूडेंट है, आप कह दीजिए, ये सही है बाबू, लेकिन राम एक लड़का है, अरे बाप रे। तो मान लो सुनीता आके कहेगी मैं लड़की हूं, तो हम कहेंगे अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि तुम ना हो? तो ये है लॉजिक लगा के देखो। उसी तरह बहुत लोगों को देखते हैं, अगर उनसे लिखना हो कि वो सोहन है, वो क्या है बेटा जी, सोहन है, तो धड़ाक से लिख देता है ही इज सोहन। कौन? तो ही इज ए सोहन भी कर देता है। इतना टॉप क्लास के अंग्रेज वाले लोग हैं। तो पहला तो ये गलती हो गया कि हम लोग ही इज सोहन नहीं, ए सोहन तो नहीं करेंगे, लेकिन ही लगाना सही है। अरे भैया अलग से ही पता है कि ही क्या है राजा, ऑलरेडी वो मेल है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो सोहन है। वो कौन है? सोहन है, तो यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा दैट इज सोहन, न कि ही इज सोहन। इसीलिए अगर कोई कहे कि वह सुनीता है, वह क्या है बाबू, वह सुनीता है, और बच्चा ट्रांसलेशन बना देता है कि सी इज सुनीता, वो तो पढ़ा है लड़की के लिए, सी लड़का के लिए ही, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, गलत, यहाँ फिर लगाना पड़ेगा दैट इज सुनीता। ये बड़ी बीमारी है अपने बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। लोग धड़ल्ले से पढ़ाते भी हैं और लोग धड़ल्ले से बनाते भी हैं। खैर, अपना काम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा, और बेसिक हमने एग्जाम्पल्स लिए। अब बाकी बेटा इसके बाद शुरू होती है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट में कंटिन्यूअस लिख दिया है, तुम परेशान मत करना कि सर जी ये आप क्या कह रहे हैं। न न न न न सोचो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम कहाँ यूज करेंगे। पहली बात तो ये, जो तू इधर उधर सोचता है, सीधा फोकस करो। क्या बात है प्यारे बच्चों, कि जो क्रिया चल रही है, जो क्रिया चल रही है, जारी है, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, कब तक चलेगा इहो बाकी नहीं, जो चल रही है, चल रहा है, जारी है, उसी को ना दिखाने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब उसी एक्शन को जो जारी है हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं। कितने हिस्सों में बेटा? दो हिस्सों में। समझिएगा, बड़े प्रेम से समझना, बड़े प्रेम से। तो जो भी यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन है, हमने कहा कि चल राजा, इस एक्शंस को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं और आसानी से सीख लेते हैं। देखो, बड़ी प्यार से समझो। पहली जो कहानी है प्यारे बच्चों, पहली कहानी को हम लोग कहते हैं लाइव एक्शन। समझिएगा बड़े ध्यान से, हमने क्या लिखा राजा? लाइव एक्शन। अब ये लाइव एक्शन का क्या मतलब है, अभी तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जैसे हम लोग कहते हैं बेटा पैरेलल एक्शन, क्या बोलते हैं बोलो? पैरेलल एक्शन। अच्छा, लाइव एक्शन को ना राजा हम लोग टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? टेम्पररी एक्शन। अब लाइव एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन बोलते समय हो रहा हो, मतलब ये होगा राजा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय, और इसको हम लोग टेम्पररी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं, जो कि जो एक्शन सामने चल रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगी क्लास, तो ये टेम्पररी एक्शन है। कौन सा एक्शन है? टेम्पररी एक्शन है। अब समझते हैं पैरेलल एक्शन में क्या होता है बेटा। ये नॉट
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब होता है जो बोलते समय न हो, कहीं और चल रहा हो। पैरेलल का मतलब आपने बचपन से क्या पढ़ा है? समानांतर। क्या बेटा? समानांतर। जैसे जिस समय आप बोल रहे हैं, जैसे रास्ते में आप गए, कोई पूछ रहा है कि भैया क्या कर रहे हो आजकल, तो बोलेगा कि आजकल मैं तैयारी कर रहा हूं। तो जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो तैयार नहीं कर रहा है, वो तैयारी कहीं और उसकी चल रही है, तो उसे बोलेंगे क्या? पैरेलल एक्शन। लाइव एक्शन किसको बोलेंगे? जो हम बोल रहे हैं और उसी समय चल रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। अब इसके लिए क्या करना है राजा? तुमको छोटा छोटा कीवर्ड्स याद रखना है। छोटा छोटा क्या याद रखना है? कीवर्ड्स याद रखना है। समझिएगा बड़े ध्यान से। जैसे बाबू, एक आपने पढ़ा होगा नाउ, एक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो राइट नाउ, अभी का अभी। एक होता है बेटा जी करेंटली। क्या होता है बोलो? करेंटली। उसके आगे होता है एट दिस मोमेंट, या एट दिस टाइम भी लग सकता है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, डॉट डॉट। और ये तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम है। इसको किसी भी सूरत हाल में मत भूलना, आना तो परीक्षा बेटा जी आपको भूल जाएगा। ये बात याद रखना। और तुम हो बिहार बोर्ड वाले राजा, तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ। कौन इंपॉर्टेंट है बोलो? नाउ। इसके आगे इसमें अगर हम लोग कीवर्ड्स की बात करते हैं, इसमें अगर राजा हम लोग किसकी बात करते हैं? कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो इस कीवर्ड्स के अंदर में क्या क्या आएंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा राजा नाउ और डे, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नाउ और डेज। जब हाइफन हटना तो लगा देना। या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं दीज डेज, मतलब इन दिनों या आजकल। तो ये जो भी कीवर्ड्स आपको दिखेगा सेंटेंस में, तो सीधे समझ जाना कि हमसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब फोर की मांग हो रही है। अब जैसे बाबू समझो, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल्स आपको कराने शुरू कर दिए तो फोकस करिएगा। जैसे हमने लिखा सी डैश जी, ठीक है, अ नोवेल नाउ, ठीक है। और हमने लो बिहार बोर्ड के लिए ऑप्शन दे दिया, मतलब रीड्स, ठीक है। यहां पे हमने ऑप्शन दे दिया, ठीक है, रीड। यहां पे हमने ऑप्शन दे दिया हैज रीड, ऑप्शन दे दिया इज रीडिंग, ठीक है। ऑप्शन हमने दे दिया हैव रीड, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या देखना है? आपको देखना है गुरुजी क्या लग गया है? नाउ। क्या लग गया है बोलो? नाउ। और जैसे आपने देखा कि गुरुजी नाउ लग गया, तो टेंशन वाली बात नहीं है, गुरुजी क्या लगा देंगे? इज रीडिंग लगा देंगे। चलो, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट तकलीफ ऐसे ही आएंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे these days इन दिनों, ठीक है, रामाकांत इज लर्निंग इंग्लिश सीरियसली। समझ रहे हो? इन दिनों या आजकल रामाकांत अंग्रेजी गंभीरता से सीख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख सकते हो कि ही इज क्या हुआ? करेंटली, ठीक है, ही इज करेंटली लिसनिंग अ सॉन्ग। फिलहाल वह एक गीत सुन रहा है। क्या सुन रहा है बोलो? एक गीत सुन रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? अब जैसे आप बोल सकते हो द नंबर, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली बिजी। तो यहां देख लो जी, किसका प्रयोग हमने यहाँ पे कर दिया?
करेंटली, तो करेंटली जैसे मिला आर ट्राइंग। बात समझ में आया? बड़ा आसान है इसके ऊपर बनाना, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो आराम से आप देख लेना, नाउ, राइट नाउ, ये सारे शब्द मिलेंगे तो EJMR के साथ आप चले जाना। अब बेटा यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस लिख रहे हैं, बताना ये हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। जैसे आई एम सीइंग यू, ठीक है। दे आर बिलीविंग इन मी, ठीक है। सोनी इज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट। फिर हमने लिख दिया अमृता इज, ठीक है, अमृता इज फीलिंग, ठीक है, फीलिंग कोल्ड इन विंटर। सारे सेंटेंस गौर से देखना और खूब सोचने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। आई एम नोइंग यू, अच्छे से देखो सारे सेंटेंसेस को, ठीक है। ठीक है, देखो हिंदी बनाने में ना बाबू, हिंदी बनाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हो जाती है इंग्लिश बनाने। जैसे अब यहाँ पे ये जितने भी वर्ब आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल ये वो वर्ब है बेटा जिनमें ING का हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हिंदी ठीक है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, है ना, तुम अच्छे दिख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये आसान है, हिंदी कहना आसान है। बट इंग्लिश आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। हिंदी तो बनाइए देते हैं कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं, समझ रहे कि नहीं, विश्वास कर रहा हूँ, बिलीविंग, ट्रस्टिंग, लोग बना देते। अब ये क्यों गलत है इसको समझना ध्यान से, देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना। वर्ब को, इनको बेटा जी, वर्ब को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, क्या बोलते हैं बेटा, स्टेटिव वर्ब, और एक को बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। क्या बोलते हैं, डायनेमिक। अब समझ जाओ, दोनों में पहले अंतर समझो फिर दिमाग लगाओ, स्टेटिव और डायनेमिक। देखो स्टेटिव का मतलब होता है कौन, जैसे स्टेटिक एक शब्द होता है स्थिर, तो यहाँ स्थिर का मतलब होता है कि जिस वर्ब में ING नहीं लगता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, मतलब वो वर्ब जिसमें जनरली, समझिएगा ये हम बात कर रहे हैं बेटा जनरल सेंस में, यानी कि जनरली जो है समझिएगा, जिस वर्ब में बेटा जी ING, हमने क्या बोला, जिस वर्ब में बाबू ING नहीं लगता होगा उसे हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। और जस्ट इसका अपोजिट है कि जिस वर्ब में, है ना, ING जो है वो लग जाता है, ING क्या है बाबू, लग जाता है, उसे हम कहते हैं डायनामिक। क्या बोलते हैं, डायनामिक। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि डायनेमिक वर्ब तो ING वाले ठीक है गुरुजी, रीडिंग है, स्लीपिंग है, लर्निंग है, टीचिंग है, रनिंग है, गोइंग है, कमिंग है, ये तो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन हम इनको कैसे क्या करें। तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, फिर आपको समझ में आएगा। तो भैया स्टेटिव वर्ब्स को इंडेफिनिट, कहा बेटा जी, इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंसेस में रख सकते हैं, यानी कि रखा जाता है, याद रखियो, ठीक है।
मतलब जब इसका वर्ब फोर बनेगा ही नहीं तो हम इंडेफिनिट मतलब 1 के रूप में, 5 के रूप में, पास्ट में जाएंगे 2 के रूप में, और परफेक्ट मतलब किसके रूप में, 3 के ही रूप में ना यूज करेंगे। हम इनको कभी भी किसके रूप में यूज कर नहीं करेंगे बाबू, कभी भी इसको हम आईएनजी के रूप में नहीं यूज करेंगे। तो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, कहीं ये नहीं आएंगे। तो अब समझ लियो, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप है तो आप इसको ले जाओ इंडेफिनिट में। बड़े ध्यान से हम लोग किस में ले जाए, इंडेफिनिट में। अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इनके लेके आओ परफेक्ट टेंस में। बड़े ध्यान से समझना, अगर तुम्हें कंटिन्यूअस में लिखा है तो गलत, उसे इंडेफिनिट में करो। अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट में करो। तो इंडेफिनिट में जाने के लिए कहां से जाएंगे, कंटिन्यूअस टेंसेस में अगर यूज किया तो गलत हो जाएगा, तो हमें इंडेफिनिट में यूज करना है। परफेक्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, तो जितने भी क्या है बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हम लोग पढ़ेंगे, पास्ट या फ्यूचर का यहां तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, परफेक्ट में जाना पड़ेगा। वो सिंस फॉर वाले सेंटेंस नहीं होते हैं उनमें। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर जी कुछ स्टेटिव वर्ब्स के अगर एग्जाम्पल्स हो जाते तो गुरुजी आनंद आ जाता। अब सुनो प्यारे बच्चे ध्यान से, स्टेटिव वर्ब्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन वहां हमको जाना नहीं, हम लोग अपने से कुछ कुछ याद कर लेते हैं। है तो अनंत भैया, इसकी कमी नहीं है। सबसे पहले जो भी वर्ब हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, सेंस ऑर्गन्स मतलब बेटा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है उनके साथ में। अब जैसे अभी देख लो, ठीक है, जैसे क्या आ जाता है बताओ, सी का हम प्रयोग कर सकते हैं, सी के बाद हम किसका, हियर का प्रयोग कर सकते हैं, हम टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आप क्या समझे, देखना, सुनना, टेस्ट करना, है ना। उसके अलावा आप किसका प्रयोग कर सकते हो, देखना सुनना हो गया, आप हियर का इस्तेमाल इसमें हो ही गया, फील का इस्तेमाल, फील मतलब हमने त्वचा से क्या करते हैं बेटा, महसूस करते हैं। आप टच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जितने भी वर्ब हमारे फीलिंग से रिलेटेड है, जैसे सोच के देखो, किसी को लाइक करना या किसी को डिसलाइक करना, किसी को लव करना या किसी के साथ हेट करना, ये सब इसी के अंदर में चले आएंगे, है ना बेटा। चलो बात समझ में आया। अब अपीयर से रिलेटेड जैसे कि क्या होता है बेटा जी, सिम का प्रयोग कर देना, जैसे कि लुक का प्रयोग कर देना, है ना, जैसे कि कैलकुलेट का प्रयोग कर देना, कैलकुलेट का प्रयोग कर देना। इसमें आप ट्रस्ट लिख सकते हो, इसमें आप BELIVE आप क्या लिख सकते हो, बिलीव लिख सकते हो, आप अंडरस्टैंड लिख सकते हो। अरे कोई तकलीफ नहीं है, इतना ज्यादा वर्ब है ना बेटा कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, ये खत्म होने वाला नहीं है। आपने सुना होगा ना, विश, इट डज नॉट मैटर, है ना, ये बहुत सारे शब्द हैं। आप इसमें स्मेल, स्मेल ऊपर नहीं लिखे हो, इसी में लिख लो, आप स्मेल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, SMELL। इसमें हैव वाले जितने भी शब्द आते हैं, ओन वाले जितने भी शब्द आते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। तो इनके साथ क्या खेला है बेटा, जनरली, क्या बेटा, जनरली, है ना, जनरली इनके साथ हम कभी भी ING का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेशल सेंस में हम करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे इनके साथ याद रखना कि जनरल सेंस में ING नहीं लगता है, नहीं लगता है, परंतु बट, ठीक है, स्पेसिफिक सेंस में, स्पेसिफिक सेंस का मतलब अर्थ में, ठीक है, ING लग सकता है, लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें मैंने लिखी, एक क्या लिखा बेटा जी, जनरल सेंस, और एक क्या लिखा है, स्पेसिफिक सेंस। दोनों में पहले अंतर समझो, एक हमने क्या लिख दिया, जनरल सेंस, और एक हमने क्या लिख दिया, स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें हो गई,
एक हो गया जनरल सेंस और एक हो गया स्पेसिफिक सेंस। अब इसमें समझो, तो बेटा जी हमने यहाँ क्या किया, सेंस को दो हिस्सों में बांटा, दो में, एक को नाम दिया जनरल, अब समझ में आ जाएगा, और एक को स्पेसिफिक सेंस। देखो जो जनरल सेंस होता है ना, कॉमन टू ऑल, यानी कि सभी के लिए एक समान होता है। इसका मतलब होता है बेटा जी कॉमन टू ऑल, यानी कि हम सब, जैसे फील मतलब महसूस करना, हम सब, स्मेल मतलब सुगंध लेना, हम सब यूज करते हैं, है ना, तो वो सब जनरल सेंस है। अब एक दूसरा होता है बेटा जी स्पेसिफिक सेंस, मतलब होता है स्पीकर ओरिएंटेड, मतलब जो स्पीकर वक्ता से रिलेटेड होगा, कि वक्ता ने स्पेशल फॉर्म में उसको इस्तेमाल किया, तो ये स्पीकर से संबंधित होता है, बोलने वाला ही उसको स्पेशल सेंस यूज कर सकता है। बाकी के लिए ये किसके रूप में यूज होता है बेटा जी, कॉमन सेंस के रूप में, यानी कि कॉमन आप सेंस में यूज करते हैं, जनरल सेंस में आप यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, ध्यान से देखना, पहले समझो, हमने लिखा सी इज, अब देखो वहां आ जाते हैं पीछे, पहले इनको सही करते हैं। ये पहला वाला गलत है बेटा, इसको इंडेफिनिट में चेंज कर दो, तो क्या चेंज करोगे, आई सी यू, अब जाके सही हुआ। बिलीविंग यू नहीं होगा बेटा जी, दे बिलीव इन मी होगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, सी अंडरस्टैंड्स होगा इंडेफिनिट में। इज फीलिंग कोल्ड नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, फील्स कोल्ड। यहां एम नोइंग नहीं होगा, यहां होगा नो। इंडेफिनिट में हमने चेंज किया। अब सारे रोग बलाएं आपके खत्म हो गए, गौर से देख लो, और जरा इनको एक बार पढ़ो, ठीक है, इनको एक बार पढ़ो बड़े ध्यान से, जो हमने यहाँ पे अभी लिखाया है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलो पढ़ लिए, यहां देख लो, बढ़िया से आराम से वीडियो जरूर के पढ़ना। अब एग्जाम्पल देखना, जैसे हमने लिखा सी इज फीलिंग, ठीक है बेटा जी, कोल्ड इन विंटर, एक ये सवाल है, और यहां हमने लिखा सी इज फीलिंग, हो गया कोल्ड, समझ रहे हैं, दैश सो, या सो लिख दो, सो सी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, और यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा माई मदर इज फीलिंग माई पल्स, पल्स माने नब्ज। अब देखो इसमें कितना भयंकर भयंकर गड़बड़ी है, बड़े ध्यान से समझना। सी इज फीलिंग कोल्ड इन विंटर, अब विंटर का मतलब क्या होता है, ठंडी, विंटर का मतलब कि बेटा क्या होता है, ठंडी। अब ठंडी का समय है, तो जाहिर सी बात है कि उसे ठंड लगेगी, तो ये यहाँ पे कॉमन सेंस हो गया। तो यहाँ पे फीलिंग्स का प्रयोग नहीं करके यहाँ पे प्रयोग करेंगे फील्स का। तो जनरल सेंस में हमने क्या बोला, इंडेफिनिट लगा, समझ में बात आ गया। स्पेशल सेंस में क्या करो, कंटिन्यूअस करो। अब देखो, सी इज फीलिंग कोल्ड, सो सी इज कंसल्ट डॉक्टर, उसको क्या महसूस हो रहा है, कोल्ड, इसीलिए उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ठंडी लग रही है तो उसे डॉक्टर से मिलना है, मतलब यहां ये कोल्ड ठंडी नहीं है, ये ठंडी वाली बीमारी है, उसको ठंड लग गया है, बीमारी है बेटा जी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्या है, सही है, अलग सेंस हो गया ना। डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, अगर डॉक्टर पल्स पेशेंट का चेक कर रहा है तो नॉर्मल है कि डॉक्टर का तो काम है गुरुजी, तो यहाँ पे फील्स होगा,
लेकिन माँ अगर चेक कर रही है हमारा पल्स, तो माँ तो डॉक्टर नहीं है ना, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात समझ में आया? तो ऐसे ऐसे बेटा जी बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे देखो, अगर हमने यहां लिखा द जज, अब तुम बताना इज हियरिंग होगा या फिर हियर्स द केस। और यहां हमने लिखा कि अमन्स फादर, अमन के पिताजी इज हियरिंग या हियर्स द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। समझो, अब सोच के देखो, तुम आराम से बना लो। अब जज जो है वो केस की सुनवाई करता है, तो ये तो डेली रूटीन है, उसका रोज का काम है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, हियर्स। लेकिन बाबूजी अगर सुनवाई कर रहे हैं किसके, अमन के एब्सेंस का कारण, तो बाबूजी जज नहीं है, वो अगर सुनवाई कर रहे हैं तो बेटा जी क्या देना होगा, इज हियरिंग। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? अच्छा, इसका मतलब जरा बताइए तो क्या होगा, आई एम हैविंग पिज्जा नाउ। ठीक है, फिर यहां पे लिखा ही इज हैविंग अ, ठीक है, ही इज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, हमने लिखा दे आर हैविंग, ठीक है, अ पार्टी इन द हॉल। समझो ध्यान से, अब बताओ ये सही है कि गलत है? तो आप कहोगे सर हैव में लग गया है आईएनजी, सर क्या होगा? अरे बिल्कुल, ये सारे सेंटेंस बेटा सही है, क्योंकि यहां हैव का मतलब होता है टेकिंग या ईटिंग, अब जो समझ जाओ। यहां भी हैव का मतलब है टेकिंग या ड्रिंकिंग। अब यहाँ पानी है बेटा तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। यहां हैविंग का मतलब होता है एंजॉइंग, तो बेटा जब टेकिंग, ड्रिंकिंग, एंजॉइंग के अर्थ में आ जाएगा तो हम हैव में आईएनजी लगा सकते हैं। तो आई एम हैविंग पिज्जा नाउ, अभी मैं पिज्जा खा रहा हूं। आई एम, ही इज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वो एक गिलास पानी पी रहा है। दे आर हैविंग अ पार्टी इन द हॉल, वे हॉल में पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पर आपको आ जाएगा कि आई एम हैविंग अ कार, ये सही है कि गलत है? बात समझ में आया? समझना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हैव का मतलब बेटा जी पोजेशन हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, पोजेशन की मेरे पास ये है, तो आईएनजी नहीं लगाने का, तो फिर बोलेंगे आई हैव अ कार। तो पोजेशन हो, रिलेशन हो, आपका हेल्थ हो, या कोई प्लानिंग हो फ्यूचर की, याद रखना, पोजेशन हो अधिकार, या रिलेशन हो, या आपका हेल्थ हो, या फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो, इस सेंस में हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका आ जाता ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, एंजॉइंग, तो इस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इज हैविंग का। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट होगा तो वॉज हैविंग हो जाएगा। मतलब यहां आप हैविंग आ सकता है और इस सेंस में हैव या फिर किसका प्रयोग करना है, हैज का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब जरा इसको देखना। ठीक है जी, दिस परफ्यूम स्मेल्स या इज स्मेलिंग ओफुल। ओफुल का मतलब होता है बेटा बेकार, गंदा वाला। ठीक है, फिर हमने लिखा कि दिस परफ्यूम स्मेल्स या इज स्मेलिंग
नाइस, बड़ा अच्छा महक रहा है। हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है जी, क्या लिखा कि अमित स्मेल्स या इज स्मेलिंग, ठीक है, इज स्मेलिंग, कुछ भी लिख सकते हो, स्मेलिंग फ्रेश, बिल्कुल ताजा ताजा महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे समझ जाओ, या एक और ले लेते हैं कि अमित स्मेल्स या इज स्मेलिंग, ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हैं, बैड, बुरा। अब यहाँ गौर से देखना, ये जो स्मेल शब्द है ना बेटा, बड़े काम का शब्द है, बड़े ही काम का शब्द है, बड़े ध्यान से समझना, फिर इसके आंसर को आप खुद कर लोगे। देखो, जब भी स्मेल दिखेगा ना तो यहाँ पे गौर करना, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट, कहाँ गौर करना, इसके पहले। कैसे, बड़े ध्यान से देखना। अगर बेटा जी यहाँ पे नॉन लिविंग लिखा है, नॉन लिविंग समझते हो, निर्जीव, और अगर इसके पीछे क्या आया है, लिविंग, अगर नॉन लिविंग हो तो ये स्मेल के लिए समझिएगा, अगर ये गुड स्मेल है या फिर हो सकता है कि बैड स्मेल हो। तो अगर ये गुड स्मेल है ना बेटा, तो इंडेफिनिट में यूज करना। इंडेफिनिट मतलब या तो स्मेल नहीं तो स्मेल्स। अगर ये बैड स्मेल है ना तो फिर इसको कंटिन्यूअस में ले जाना, यानी कि इज स्मेलिंग या पास्ट होगा तो वाज स्मेलिंग। अगर लिविंग है ना बेटा जी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लिविंग अच्छा महके या फिर लिविंग बुरा महके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मन करे तो इंडेफिनिट लिख लो या मन करे तो कंटिन्यूअस लिख लो, ये दोनों ही इसमें सही होते हैं। बड़े ध्यान से इनको समझना। ऐसे बहुत सारे शब्द है बेटा, कितना लिखा जाएगा, ऐसे 12th में इतना आता नहीं है, डेफली हमने पढ़ा दिया। अब परफ्यूम तो नॉन लिविंग है। अब यहाँ देखो, ये अच्छा बेकार महक रहा है तो इज स्मेलिंग। अब देखो, परफ्यूम बेकार महक रहा था, अभी ना है, टेम्पररी है, थोड़ी देर बाद उठा के उसको तुम फेंक दोगे। परफ्यूम अच्छा महक रहा है तो नहीं फेंकोगे, तो इसीलिए ये नहीं, आप स्मेल्स करोगे। अमित जो है क्या है, देखो अमित लिविंग है, अमित क्या है, लिविंग है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आपने कंटिन्यूअस में बेटा जी पढ़ा, इनको हमेशा आपको याद रखना है, बिल्कुल भी मत भूलना, आराम आराम से वीडियोस को देखना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली सेंटेंस जरा देखिएगा बेटा, सी इज गोइंग टू नेपाल, सी इज गोइंग टू बाई अ फोन, वह एक फोन खरीदने बेटा जी जा रही है। गौर से देखना, यहाँ एक और हम सेंटेंस ले रहे हैं कि माई पेरेंट्स आर कमिंग टुडे। गौर से देखो, है ना, बाप रे कितना बज गया, 9:45 बज गए, और हम जो है अभी आपकी सेवा में लगे हैं, और घर से हमारे फोन पे फोन आ रहा है कि बेटा कहाँ रह गया। देख लो, 3 फोन आ गए। ठीक है ना, तो बेटा इसको खत्म करते हैं। चलिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, सी इज गोइंग टू बाई अ फोन। अब देखो बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस जो है ना बेटा, फ्यूचर को शो कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग को शो कर रहा है। तो हम लोग इसमें गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इज एम आर के साथ फ्यूचर का समय लगा सकते हैं, कमिंग टुमारो भी हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो है बहुत सारा आज कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट कर दिया, और आप जो है उम्मीद है कि अच्छे से पूरा आप नोट्स बनाएंगे, और बोर्ड के लिए तो इतना ही काफ़ी है। हमने थोड़ा आपको एडवांस लेवल भी थमा दिया ताकि बच्चे को हमारे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो बढ़िया है, चल रही है बढ़िया तैयारी। आप लोग अपने भी दोस्तों को कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जुड़े, ताकि हमसे जुड़ करके ऐसी इंग्लिश पढ़ सके जैसी कोई नहीं पढ़ाता है। थैंक यू।